नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जाना था। आज अकबर की धार्मिक नीति के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे और पुनः अकबर की राजपूत नीति का विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तो अकबर की धार्मिक नीति को कई इतिहासकारों, विद्वानों एवं पुस्तकों में विभिन्न चरणों में दिखाया गया है। उनका पहला चरण जो अकबर की धार्मिक नीति का था वह 1556 से 1562-63 का था। यह पहला चरण जो था अकबर इसमें बहुत ही ज़्यादा कट्टर था, पक्का मुसलमान एक शासक के रूप में दिखता है। धर्म के प्रति उनकी कट्टरता थी और वो शेख अब्दुल नबी और अब्दुल सुल्तानपुरी दोनों के प्रभाव उन पर था। तो पहला इनका जो फेज था कट्टरता का दिखता है। दूसरा जो फेज है वह चरण है वो 1562 से 1575 ईस्वी का है। इस काल में 1562 ईस्वी में सर्वप्रथम आमेर राजा भारमल की पुत्री से विवाह उनका होता है। इस तत्पश्चात कई और राजपूत कन्याओं से उनका विवाह होता है और इस समय अब इस चरण में हम देखते हैं कि उनकी धार्मिक जो कट्टरता है वह धीरे धीरे घटने लगती है। वह अपनी रानियों को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। वह अपने धर्म के अनुसार से, हिंदू धर्म के हिसाब से अपना वो धर्म का पालन करती है और उनके आंगन में मंदिर होता है। और यहाँ तक कि बंदायूनी लिखते हैं कि अकबर अपनी रानी के साथ भी हवन में भाग लेता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस काल में जो है अकबर की जो धार्मिक नीति है वह उसमें काफ़ी बदलाव आता है। पुनः ऐसा भी आदेश देते हैं अकबर कि बालात या बलपूर्वक जो है धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाए किन्हीं का भी। जो विजित राज्य होते थे, विजय किया जाता था, वहाँ के लोगों को बालात या जो है ज़बरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन नहीं किया जाए। और जो लोग धर्म परिवर्तित कर लिए हैं वह भी चाहे तो पुनः वो अपने धर्म में आ सकते हैं। तो इस प्रकार का अकबर का आदेश था। पुनः 1562 ईस्वी में उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। युद्धबंदी जो बनाए जाते थे, युद्ध में कई लोग सैनिक लोग बंदी बनाए जाते थे, उनको दास के रूप में रखा जाता था। तो यह भी प्रथा 1562 में समाप्त कर दी गई। पुनः 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं से लिया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर, वह भी जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम काफ़ी कुछ बदलाव अकबर की धार्मिक नीतियों में देखते हैं। अब जो है इसी काल में 1571 ईस्वी में अकबर फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं और यहाँ एक इबादत खाना की स्थापना करते हैं। अकबर अपनी वर्षगांठ पर, एक बार की बात है जब अकबर अपनी वर्षगांठ पर होता है, वर्षगांठ वो मना रहा होता है, वह केसरिया वस्त्र धारण करता है और केसरिया वस्त्र धारण कर शेख अब्दुल नबी के पास पहुंचते हैं। अब्दुल नबी जो हैं उन्हें हिंदुत्व की वेशभूषा में देखकर गुस्से में आते हैं और गुस्से में आने के बाद वो छड़ी चला देते हैं जो अकबर को लग जाती है। अकबर खिन्न हो जाते हैं और वह बरबस सोच पड़ते हैं कि आखिर वस्त्र और धर्म में क्या तालमेल है। और इसके बाद ही 1571 के बाद पुनः 1578 ईस्वी में वो इबादत खाना को जो है सभी धर्मों के लिए खोल देते हैं। एक और भी देखने को मिलता है उनमें धार्मिक जो सहिष्णुता की बातें। जब उनकी माँ का मृत्यु होता है तो जिस प्रकार से माँ की मृत्यु या अपने परिजनों की मृत्यु के बाद हिंदू में जो लोग सर मुंडन करवाते हैं, तो उसी प्रकार जो है अकबर अपना सर मुंडन अपनी माँ के देहांत के बाद करवाता है। तो 1578 ईस्वी में इबादत खाना जो है वो सभी के लिए खोल दिया जाता है। उसमें जैन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के जो विद्वान होते हैं और पारसी धर्म के भी जो होते हैं
उन सभी को बुलाता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि किन किन धर्म गुरुओं से उन्हें क्या क्या सीख मिली अथवा उन्हें किस रूप में वो सम्मानित किए थे। तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म इत्यादि सभी धर्मों के गुरुओं और इस्लाम धर्म के गुरुओं से बुलाकर इबादत खाना में वो जो है वो बहस या जिरह कराया जाता था और अकबर स्वयं वहाँ पर रहकर उनकी बातों को सुनते थे और जो अच्छाइयाँ होती थी विभिन्न धर्मों का उसको वो अपने ये ज़हन में रखते थे और उन्हें बाद में वो अपनाते भी हैं। तो इस प्रकार से इबादत खाना जो सभी के लिए खोली गई थी पुनः उसको बंद किया जाता है और इसके बाद 1579 ईस्वी में जो है मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा की जाती है, जिसमें वह धार्मिक सबसे बड़ा वह धार्मिक नेता के रूप में अपने आप को साबित करता है। लेकिन इसका कई धर्मगुरु और धर्म जो है मौलवी वगैरह इसका विरोध करते हैं और पुनः आइए अब इनका अंतिम चरण 1582 से 1605 यानी मृत्यु काल तक का। इसी काल में वो दीन इलाही जो सूफी मस्त के प्रभाव के कारण था और दीन इलाही के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही विस्तार पूर्वक से पढ़ा था। और पुनः धार्मिक नीति के तहत ही एक और हम देखते हैं अकबर के काल में कि अकबर ने जो है विभिन्न जो धार्मिक धर्म ग्रंथ थे एक उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें नकीब खान, अब्दुल कादिर बंदायूनी और शेख सुल्ताना इत्यादि मिलकर धार्मिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करते थे। उस समय रामायण और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम था रज्मनामा नाम से ये रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। पुनः कुरान का भी दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया था। पंचतंत्र अबुल फजल ने पंचतंत्र का जो है अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर काल की अलग अलग जो है सने धीरे धीरे जो है उनकी धार्मिक सहिष्णुता बढ़ती जाती है। अब आइए हम लोग अकबर की राजपूत नीति के बारे में जानते हैं। अकबर की राजपूत नीति काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भारतीय इतिहास में रखता है और ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो अकबर की राजपूत नीति जो है उनको हम लोग 3 चरणों में बांटकर देखेंगे। पहला तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से अकबर ने राजपूत नीति का पालन किया, क्यों अपनाया उन्होंने राजपूत नीति को। दूसरा, राजपूत नीति के तहत उन्होंने क्या क्या अपनाया और तीसरा, राजपूत नीति के प्रभाव स्वरूप क्या क्या हुए। तो सर्वप्रथम हम लोग उन कारणों को जानेंगे कि क्या कारण था कि राजपूत नीति अपनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल काल के पहले सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत में जब जो है शासक दिल्ली सल्तनत की जब कमज़ोर हो गई दिल्ली सल्तनत, तो उसका लाभ उठाकर कई राजपूत जो है स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को घोषित कर देते हैं। लेकिन वो कभी भी मुस्लिम शासन का जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। मुगल एवं अन्य शासकों से जो है राजपूतों का मुकाबला होता है और अकबर के समक्ष भी यह एक जो है समस्या आती है कि राजपूतों से कैसे निपटा जाए और अकबर सोचते हैं कि उन्हें मित्र बनाया जाए, या तो उनके साथ उनको मित्रता का संबंध करना पड़ता अथवा भारत में जो है युद्ध करना पड़ता और इन दोनों के बिना मुगलों का भारत में जो है टिकना मुश्किल था। तो कई कारण थे। तो पहला कारण हम लोग जानते हैं कि अकबर की राजपूत नीति अपनाने का क्या वजह था। तो पहला जो कारण था अकबर का जन्म। तो अकबर का जन्म जो है हम लोग पूर्व में ही जान चुके हैं। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में उनका जन्म हुआ था और वहाँ के जो राजा थे, राणा वीरसाल के महल के जो राजा थे वो हुमायूं की भी मदद किए थे और अकबर अपने आप को राजपूतों का ऋणी समझता था, क्योंकि उनके ही महलों में उनका जन्म हुआ था। और फलतः शासक जब बने अकबर, तो राजपूतों के प्रति स्वाभाविक ही उनका
आकर्षण बढ़ा। दूसरा कारण जो था, मुगलों को यहाँ की जनता जो है वह विदेशी एवं लुटेरा समझता था। तो विदेशी एवं लुटेरा समझा जाना मुगलों को का ये दूसरा कारण जो है। तो भारतीय जनता जो है वो राजपूतों जो अकबर जो है राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना चाहते थे। संबंध कायम कर वो बहुसंख्यक हिंदू जो वर्ग थे उस समय उनकी सहानुभूति प्रकट करना चाहते थे। जो नव स्थापित मुगल साम्राज्य है उसकी सुरक्षा भी हो सके और उनको सुदृढ़ता भी प्रदान की जा सके। तो दोनों कार्य के लिए, साम्राज्य सुरक्षा के लिए और सुदृढ़ता के लिए, दोनों के लिए राजपूत नीति का अकबर को अपनाना, पालन करना जरूरी था, आवश्यक था। अब तीसरा जो कारण था प्रमुख, वह राजपूतों की वीरता। राजपूत एक वीर योद्धा के रूप में प्रख्यात थे, माने जाते थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना वो गौरव की बात मानते थे। साथ ही उनकी परंपरा थी कि जिसका वो साथ देते हैं उनसे वो कभी विश्वासघात नहीं करते हैं। तो अकबर भी जो है राजपूतों का विश्वास जीतना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने यह प्रयोग किया और राजपूतों से मित्रता की संबंध उन्होंने कायम की। पुनः राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूतों का जो क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र, वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह दिल्ली जो भारत की राजधानी थी उससे सटा हुआ का क्षेत्र था और वहाँ के शासकों का विश्वास जीते बिना जो है साम्राज्य सुरक्षित रखना कठिन था। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी अकबर ने राजपूत नीति का पालन किया। तो राजपूताना की भौगोलिक स्थिति ये चौथा कारण था। अब पांचवा कारण जो था, तो ये राजपूताना की जो भौगोलिक स्थिति थी वो दो कारणों से ये महत्वपूर्ण थी। एक तो राजधानी की सुरक्षा और दूसरा था साम्राज्य के विस्तार हेतु भी अन्य क्षेत्र में जो है अवसर प्राप्त करना। तो इन वजहों से जो है अकबर ने राजपूत नीति का पालन किया। पांचवा जो है सेना की प्राप्ति। तो आरंभिक जो काल था उस समय सेना काफ़ी कम मात्रा में ही थी और अकबर जो चाहता था कि राजपूतों से मित्रता कर मुगल जो सेना है उसमें जो है राजपूतों को भर्ती कर और अपनी जो उनकी सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए। तो यह भी एक राजपूत नीति जो अपनाने का कारण था अकबर का। और छठा जो कारण था वह आर्थिक लाभ या महत्व का। तो राजस्थान जो है गुजरात और दिल्ली के बीच का क्षेत्र था और यह जो था प्रमुख व्यापारिक मार्ग था और इसी राजस्थान होकर ही गुजरात का क्षेत्र जाता था दिल्ली से। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था और पुनः जो है अकबर की नज़र राजस्थान की तांबे की भी खान पर थी। तो इस प्रकार से वह जो है इस आर्थिक नीति को से भी प्रेरित होकर वह राजपूत नीति का पालन किया, राजपूतों से मित्रता कायम की ताकि जो है उनका साम्राज्य जो है आर्थिक रूप से धनी संपन्न हो सके। पुनः आइए हम लोग देखते हैं अगला कारण। तो अगला कारण उनका जो था वह था अफ़गानों से भय। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि अफ़गान पूरी तरह से अफ़गानों का दमन नहीं हुआ था। बिहार, उड़ीसा, पंजाब में अफ़गान अपनी शक्ति बढ़ाती ही जा रही थी। अकबर ने यह महसूस किया कि यदि राजपूतों की मदद वो ले लेते हैं तो अफ़गानों को वो आसानी से दमन कर सकते हैं और यही वजह था कि अकबर ने राजपूत नीति का पालन किया। अब आइए आठवां कारण जो था राजपूत नीति का पालन करने का, वह शक्ति संतुलन अथवा विदेशी अमीर जो थे उनकी संख्या। विदेशी अमीरों की संख्या अकबर के शासनकाल में ज़्यादा थी और उनसे हमेशा अकबर को यह भय रहता था कि कहीं वो विद्रोह नहीं कर दे, उनकी सत्ता को पलट नहीं दे। इसलिए अकबर चाहता था कि अपनी सेना में या अपने साम्राज्य में जो है
अपने दरबार में जो है राजपूत अमीरों या विदेशी अमीर जो है गैर विदेशी अमीरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो शक्ति संतुलन है जो है वो एक तरफा नहीं हो, और भारतीय जो अमीर हों उनकी भी संख्या बढ़ी रहे, और विशेष परिस्थिति में उनकी मदद ली जाए, और ताकि विदेशी अमीरों पर दमन किया जाए, उनकी शक्ति को कुचला जाए। तो यह भी एक वजह था जो कि अकबर ने राजपूत नीति का पालन किया। अब आइए हम दूसरा देखते हैं कि अकबर ने जो है, ये तो हम लोगों ने कारण को जाना। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी नीति अकबर ने अपनाई। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि अकबर ने जो है वैवाहिक नीति का पालन किया। राजपूत नीति के तहत उन्होंने जो है आमेर 1562 ईस्वी में बिहारी मल की पुत्री से हरकाबाई से विवाह किया। तत्पश्चात उन्होंने जो है इस विवाह के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है, और ऐसी वंश परंपरा शुरू होती है जो मुगल सम्राट के सामने विशाल साम्राज्य को छोड़ता है, जिसे 4 पीढ़ियों तक मुगल साम्राज्य जो है उसके शासक जो है संभाले रखते हैं। तो उसके बाद ये वैवाहिक संबंध के तहत वो जोधपुर 1570 ईस्वी में जोधपुर और जैसलमेर की भी राजपूत कन्या से वो विवाह करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अकबर जो है आमेर के बिहारी मल की पुत्री से अपना विवाह करते हैं, जोधपुर और जैसलमेर की भी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और इसी राजपूत नीति को आगे बढ़ाते हुए वो अपने पुत्र जहांगीर की शादी भी भगवान दास की पुत्री से करते हैं। मारवाड़ की राजकुमारी से भी वो स्वयं शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूत घरानों से वो कई शादियां करते हैं, यहाँ तक कि अपने पुत्र की शादियां भी करते हैं। तो यह जो उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो यह नीति थी उनकी, राजपूत की नीति, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने की, यह नीति जो थी वह काफ़ी सोची समझी नीति थी, जिसके तहत उनका जो शासन है उसका साम्राज्य जो है सुरक्षित रहे, और उनकी अधीनता जो है लोग राजपूत शासक स्वीकार करें, और उनका साम्राज्य जो है विस्तार हो सके, ज़्यादा साम्राज्य का विस्तारीकरण हो सके। पुनः जो है ये जो वैवाहिक संबंध कायम किए गए, उसके बाद जो है वो आमेर के राजा भारमेल को 5000 का मनसब प्रदान करते हैं। टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है भूमि सुधार का कार्य भी वो देते हैं। यहाँ तक कि अकबर जो है स्वयं की सेवा में भी कई हिंदू राजपूतों को भी लगाते हैं, और इस प्रकार से अकबर जो है हिंदुओं का जो है विश्वास जीत लेते हैं। पुनः बीरबल जो है एक हिंदू ही था, और उनके नवरत्नों में भी बीरबल को वो शामिल करते हैं, और बीरबल को वो सेनापति भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो राजपूत नीति के तहत जो है उच्च पद अथवा विश्वसनीय पद भी राजपूतों को जो है वो गैर मुस्लिमों को वो जो है सौंपते हैं। पुनः धार्मिक स्वतंत्रता यह नीति के तहत वो अपनी रानियों को ही नहीं, अपने दरबार में भी जो उनके हिंदू जो होते हैं, दरबारी होते हैं, नवरत्न होते हैं या सेनापति होते हैं, उनको वो धार्मिक आज़ादी देते हैं कि वो अपने धर्म को मान सकें। और पहले ही हम जान चुके हैं कि उन्होंने दास प्रथा खत्म किया, तीर्थ यात्रा खत्म कर दी थी, और जजिया कर भी खत्म कर दी थी। इसके अलावा वो जो है अकबर जो है हिंदू परंपरा का भी वो पालन करते हैं। हिंदू के त्यौहार में वो शामिल होना शुरू करते हैं। उसके साथ ही वह माला पहनना, टीका लगाना, हिंदुओं जैसे वस्त्र पहनना इत्यादि भी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है इस प्रकार से राजपूत नीति का पालन कर वो हिंदुओं का विश्वास
जीतते हैं और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर आक्रामक नीति भी अपनाते हैं। अगला जो पॉइंट है आक्रामक नीति, तो जो राजपूत शासक उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं उनके विरुद्ध वो आक्रमण भी करते हैं। जैसे रणथंभौर के किले पर आक्रमण वो करते हैं, राणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। वहीं महाराणा प्रताप जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं उनके विरुद्ध वो आक्रामक नीति अपनाते हैं और जीवन प्रयत्न युद्ध जो है महाराणा प्रताप से चलते रहता है। तो इस प्रकार की भी वो राजपूत नीति अपनाते हैं वैसे राजपूतों से जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। पुनः अभयदान की नीति, वो चित्तौड़ पराजय के बाद, चित्तौड़ में जब अकबर पराजय कर देते हैं चित्तौड़ को, तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि राज्य के राजा जो है अपने आप को तुच्छ अथवा निरीह पाते हैं और तो अकबर जो है उसको अभय दान दे देते हैं और इस प्रकार से अभय दान की भी नीति वो अपनाते हैं। वहीं मेवाड़ के महाराणा प्रताप उनकी अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं तो उनसे उनका युद्ध भी चलता है। इसके अलावा जो है अकबर कई कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ भी थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि, दहेज अधिक लेने पर प्रतिबंध, अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह को बढ़ावा देने इत्यादि का भी वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अकबर जो है राजपूत नीति के तहत कई ऐसी नीति का वैवाहिक संबंध की नीति जो है या उच्च पद, विश्वसनीय पद जो है वो राजपूतों को सौंपते हैं। इसके अलावा जो राजपूत उनकी अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं उनके साथ आक्रामक नीति भी पालन करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नीति का वो पालन करते हैं राजपूत नीति के तहत। अब आइए हम लोग जानते हैं राजपूत नीति का परिणाम। तो क्या परिणाम, राजपूत नीति जो अपनाई गई उसके क्या परिणाम पड़े, तो राजनीतिक प्रभाव जो है उसके रूप में हम देखते हैं कि राजपूत जो है मुग़ल सेना में भर्ती होने लगा, तो सैनिक शक्ति, मुग़ल की सैनिक शक्ति जो है वो वृद्धि होने लगी और अकबर जो है पूर्व और सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी अपना साम्राज्य विस्तार कर पाते हैं और मुस्लिम राज्यों एवं राजपूत राज्यों के विरुद्ध भी वो राजपूत राजाओं का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से राजपूतों के खून में भी राजपूतों के हाथों बहा, मतलब कुछ राजपूतों से उनकी जो मित्रता होती है उस राजपूत का वो प्रयोग करते हैं वैसे राजपूत राजाओं के विरुद्ध जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से एक राजपूत के हाथों से दूसरे राजपूत के हाथ राजपूतों का भी खून बहता है जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और अब आइए राजनीतिक प्रभाव के अलावा हम लोग देखते हैं सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम के तहत कई कुरीतियाँ जो पहले भी हम देख चुके हैं कि अकबर के द्वारा समाप्त किया जाता है। सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि जो कुप्रथा थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, उनको उनके द्वारा समाप्त किया जाता है। हिंदू के परंपरा को अकबर अपनाने लगते हैं और हिंदुओं के प्रति उनकी उदार नीति वो अपनाते हैं और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम जो है एकता के लिए वो कई कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी राजपूत नीति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और पुनः आइए हम लोग धार्मिक परिणाम को जानते हैं। तो अकबर जो है सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं। वो हिंदू मंदिरों को पूर्व में तोड़ा जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, तो यह सब कार्य जो है मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दिया गया। इसके बजाय अकबर ने जो है मंदिरों को बनाने की अनुमति प्रदान की। मथुरा और में कई मंदिर और वृंदावन में भी उस समय गोविंद मंदिर उस समय बनाया गया था और धार्मिक नीति के तहत ही उन्होंने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। इसके अलावा धार्मिक नीति के अलावा हम देखते हैं आर्थिक परिणाम भी इसके हुए। तो आर्थिक परिणाम के तहत जो है शासन में
राजपूतों के अनुभव का फायदा उनको मिला प्रबंधन में, और व्यापार वाणिज्य में भी प्रगति हुई। टोडर के मल के द्वारा जो भूमि सुधार की नीति जो अपनाई गई, उसके भी अच्छे और दूरगामी परिणाम निकले, और आर्थिक खुशहाली जो है उनके राज्य में आई। अब आइए सांस्कृतिक परिणाम को देखते हैं। तो अकबर के शासनकाल में जो है सांस्कृतिक परिणाम के तहत जो है उन्होंने जो उदार नीति का पालन किया था, तो नए मंदिरों की भी निर्माण की अनुमति उनके द्वारा दी गई। पुरानी मस्जिदों जो थी उनको तोड़ना बंद कर मंदिरों को भी तोड़ना बंद कर दिया गया। दरबार में जो है उनके दरबार में, अकबर के दरबार में हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा मिला। हिंदू भी फारसी सीखने को प्रेरित हुए, और जो है सांस्कृतिक परिणाम के रूप में यह भी देखने को मिलता है कि हिंदू वास्तुकला का फिर से विकास होने लगा, और कई इमारतें जो है का निर्माण हुआ। जोधपुर, बीकानेर, ओरछा, आमेर में कई महल बनाए गए, जहाँ पर हिंदू और इस्लाम शैली के नमूने को देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूत नीति के जो है सांस्कृतिक परिणाम भी काफ़ी अच्छे हुए, और पुनः राजनीतिक परिणाम के रूप में देखा जाए तो केवल अकबर को ही फायदा नहीं हुआ, राजपूतों को भी फायदा हुआ। राजपूताना में शांति व्यवस्था कायम हुई। पहले जो थे राजपूत शासक आपस में लड़ते रहते थे और शांति का वातावरण उनमें था, लेकिन अब अस्थिरता की स्थिति खत्म हो गई, और उन्हें जो अपना राज्य जागीर के रूप में मिला, अथवा मनसबदार भी वो बनाए गए थे। हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में भी उनको बड़ी बड़ी जागीरें मिली थी, ओहदा मिला था, सूबेदार का पद मिला था, जैसे मानसिंह को। तो इस प्रकार जो है मुग़ल शासकों को ही नहीं राजपूत नीति का फ़ायदा हुआ, बल्कि राजपूतों को भी राजपूत नीति का फ़ायदा मिला, और मुग़ल शासक जो है भारत में एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है, और मौर्यों के बाद पहली बार हम लोग इतना बड़ा साम्राज्य देखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कई परिणाम राजपूत नीति के हुए, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर ने राजपूत राज्यों से मैत्री संबंध कायम कर, उन्हें अपने राज्य में स्वायत्तता प्रदान कर, और उन्हें मुग़ल व्यवस्था का एक अंग के रूप में शामिल कर अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त